नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक प्यारे से सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को चीज़ें बताते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने एडवर्ब चैप्टर को कंप्लीट खत्म कर लिया है। अब हम लोग एक नए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है अपना टेंस। तो टेंस चैप्टर को अब हम लोग सीखने वाले हैं मेरे भाई। और टेंस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे करके हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में समझते हैं कि ये चैप्टर जो है वो एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले आपके एसएससी एग्जाम्स में अगर आप मोस्ट ऑफ केसेस में चेक करोगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं टेंस पर डिपेंड करते हैं। ये बात, मेरी बात आप गांठ मान लीजिएगा मेरे भाई। तो ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर ये कहीं ना कहीं अपना एक रोल निभा रहा होता है। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि मेरे भाई ये जो टेंस टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लेना। और ये मेरी पूरी तरीके से भाई मैं अपना एक तरीके से बेस्ट आपको देने का प्रयास करूंगा। और इस टॉपिक के अंदर जो भी आपके टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्यारा सा टॉपिक टेंस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये टेंस क्या होता है। तो भाई सबसे पहली बात ये आप ये समझो, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा एक स्टेटमेंट जो होता है उसके अंदर एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, फिर आपकी एक वर्ब होती है और फिर आपका एक मेरे भाई ऑब्जेक्ट होता है। बट अब आपको इसके बारे में ये पता चलेगा कि ये जो वर्ब होती है ये किस तरीके से रखी जाती है, वही काम टेंस करता है। मतलब ये है, जैसे मान लो मेरे भाई ये वर्ब में कोई एक्शन हुआ, मतलब वर्ब जो है वो अपने आप में कौन सी है, एक एक्शन वर्ब। तो आप याद रखना, जब ये एक्शन हुई है तो आपको बताना पड़ेगा ना कि एक्शन कब हुई है और कंप्लीट हो चुकी है या नहीं, या कब हुआ है, निश्चित अनिश्चित, कुछ ना कुछ तो उसके साथ बताना पड़ेगा ना। नॉर्मली ऐसे तो नहीं बोल सकते कि काम हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई जब भी कोई एक्शन होती है या कुछ भी होता है तो हमें उस एक्शन का टाइम भी बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है मेरे भाई, टाइम। तो इसी वजह से इस चैप्टर का पूरे का नाम केवल टेंस ना पढ़ के टाइम एंड टेंस पड़ जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बिना टाइम के आप टेंस एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई कौन सा टेंस यूज किया जाए, क्योंकि वहां तो सभी फॉलो हो जाते हैं। तो इस वजह से ना आपको किसी एक्शन को एकदम परफेक्टली अगर उसको बताना है तो आपको उसके साथ टाइम भी मिक्स मेंशन करना होता है कि भाई ये काम कब हुआ। अब मैं आपको बताता हूं, जो आप ये टाइम की बात कर रहे हो इसी को दिखाने के लिए हम लोग टेंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं देखो मैं आपको समझाता हूं। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आपकी जो ये वर्ब होती है ये आपकी दो पार्ट में यूज होती है, ज्यादा से ज्यादा दो पार्ट में मिलेगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इससे ज्यादा तो और कोई फॉर्म नहीं होती। अब मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरे भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं आपके सामने इज हेल्पिंग वर्ब रख दूं तो क्या आप तुरंत नहीं बता दोगे कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, इज आर एम, अगर ये तीनों हेल्पिंग वर्ब मैं रख दूं आपके सामने तो आप क्या तुरंत देखते ही नहीं बता दोगे कि हम प्रेजेंट के टेंस की बात कर रहे हैं। ऐसी अगर मैं वॉज या बर आपके सामने हेल्पिंग वर्ब रख दूं, वॉज या बर हेल्पिंग वर्ब रख दूं, तो क्या आप देखते ही मुझे नहीं बता दोगे कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो आप मेरी बात समझिएगा, हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो कहीं ना कहीं टेंस आइडेंटिफिकेशन में आपकी हेल्प करती हैं और मेन वर्ब भी हेल्प करती हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर मैं आपको कुछ यहां पे लिख के बताऊं तो मैं ये आपको हेल्पिंग वर्ब का इधर बता रहा हूं कि इज आर एम अगर आप देखते हैं तो आप तुरंत बोल देते हैं कि भाई इसमें प्रेजेंट टेंस है। ऐसे अगर वॉज वर देखते हैं तो आप तुरंत बता देते हैं कि इसमें पास्ट टेंस है। सेम इसी प्रकार से हैज, हैव, हैड, विल, सेल भी होता है। तो अगर मान लो विल सेल आपको नजर आ जाए, हालांकि इसको लोग मॉडल में पढ़ते हैं और मॉडल में पढ़ा भी जाता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, लेकिन इनको हम लोग फ्यूचर टेंस भी कंसीडर करते हैं। तो आप इसकी तरीके से इसको पढ़ के चलिए, ठीक है भाई। तो वो फ्यूचर में हम उसको बता देते हैं तुरंत कि विल सेल दिखा तो फ्यूचर मान लेते हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ी होंगी और ये मेरे भाई अपने आप में टेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इज आर एम दिखेगा तुरंत बता देंगे प्रेजेंट है, वॉज वर दिखेगा तुरंत बता देंगे पास्ट है, विल सेल दिखेगा तुरंत बता देंगे फ्यूचर है। अब आप बात करते हैं कि भैया मेन वर्ब कैसे आइडेंटिफिकेशन में वो अपना हिस्सा देगी, तो मैं आपको इसको भी बताता हूं। देखो आप अच्छी तरीके से जानते हो जो ये मेन वर्ब होती है,
अगर मेरे भाई ये आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस वाली नजर आ जाए, या नॉर्मली आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल नजर आ जाए अकेली बिल्कुल, तो तुरंत समझ जाना कि वहां पे कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट का टेंस दे रखा है। अच्छा, अगर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ जाए तो तुरंत समझ जाना कि मेरे भाई वहां पे पास्ट टेंस दे रखा है। अच्छा, अगर मेन वर्ब आपको मेरे भाई थर्ड फॉर्म में दे रखी हो, भाई थर्ड फॉर्म में दे रखी होगी तो जाहिर सी बात है इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी लगाएगा, तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी मेंशन कर रखी होगी। अब अगर हेल्पिंग वर्ब मेंशन कर रखी होगी तो ये आपके सामने लिखी हुई है, इनको देख के पहचान लोगे तुरंत टेंस। लेकिन अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म के साथ में, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके कुछ सब पार्ट्स भी होते हैं, अभी हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, जब भी थर्ड फॉर्म के साथ टेंस बन रहा होगा तो मोस्ट ऑफ केस में आप देखोगे या तो वो पैसिव वॉइस बन रहा होगा या परफेक्ट टेंस बन रहा होगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, आईएनजी वाली फॉर्म के साथ में आपने देखा होगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में दिख जाए आपको, तो मेन वर्ब अगर आईएनजी वाली हो तो याद रखना मेरे भाई वहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, और अगर थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस होता है। अब ये मैंने आपको वो बताने की कोशिश की है जो असल आइडेंटिफिकेशन आपका पूरे टेंस चैप्टर में यूज होगा। आप कभी भी देखना पूरे टेंस चैप्टर में ये चीज यूज होगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहीं भी दिख जाए तो याद रखना वहां कॉन्टिन्यूअस की ललक होगी, अगर वो वर्ब का काम कर रही होगी, वो भी किसका, मेन वर्ब का। ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म का, अगर मेरे भाई थर्ड फॉर्म दे रखी होगी मेन वर्ब, तो परफेक्ट टेंस की वहां पे कहीं ना कहीं बात हो रही होगी। अगर सेकंड फॉर्म दे रखी होगी तो पास्ट टेंस की बात हो रही होगी, इंडेफिनिट वाले की। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या फिर नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन बता दिया आपको कि भाई टेंस होता क्या है। असल में टेंस बस और कुछ नहीं है, कोई भी अगर काम हुआ है तो उस काम को होने के लिए जो उसका एक समय होता है, उस समय को इंडिकेट करने के लिए हम लगाते हैं। जैसे अगर हमने सेकंड फॉर्म लगाई तो आप तुरंत बता देते हो कि भाई पास्ट है, तो वो कैसे पता चल रहा है, वो आइडेंटिफिकेशन है एक प्रकार का हमारे लिए। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं जरा कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल हम बातें कर लेते हैं। ये तो हमने समझने की बात कर ली, ये आप इसी तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बताया है, अभी हम लोग बढ़िया तरीके से और चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखिए भाई, तो टेंस के बारे में सबसे पहली बात तो आपको यह समझनी है कि टेंस और कुछ नहीं होता है, सेट ऑफ वर्ब्स होता है। ये टेंस क्या होता है मेरे भाई, सेट ऑफ वर्ब्स होता है। अभी आपको बताया तो था, देखो पीछे किस तरीके से होता है, तो ये सेट ऑफ वर्ब्स होता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। यानी वर्ब का एक मतलब एक तरीके से संचय टाइप का आप बोल सकते हो, यानी इसके अंदर वर्ब होती हैं और वर्ब को कैसे यूज करना है वो ये टेंस बताते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जो टेंस होते हैं हमारे, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, बेसिकली सबसे छोटी बात तो यही है कि जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जनरली लोग इनको दो प्रकार का भी कंसीडर करते हैं कि भाई एक तो प्रेजेंट और एक आपका पास्ट। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हालांकि दो प्रकार का कंसीडर किया जाता है, बट लेकिन आप तीन प्रकार से मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अपने अपने लोग तीन पढ़ के आए बचपन से, तीन ही पढ़ के चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडल वर्ब में उनका यूज होता है बिलसेल का, तो वो मॉडल वर्ब होती है, तो लोग उनको मॉडल वर्ब में पढ़ लेते हैं, कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ये बात तय है। तो हम जो बिल्कुल बचपन में पढ़ के आए हैं वही चीजें हम लोग यहां कंसीडर करेंगे। तो मैंने कहा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो देख लेते हैं भाई। देखो, एक तो सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा ना टाइमलाइन पे समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ऐसे आपको यह समझ में नहीं आएगा कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है। आपने बचपन में चीजों को याद किया होगा, बे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, वो चीजें बस 12th लेवल तक ठीक थी, अब उनको थोड़ा सा हटा देना है और अब वो चीजें समझनी है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है भाई, चलिए, तो हम बात करते हैं कि मैं आपको टाइमलाइन के थ्रू इस पे चीजें सिखाऊंगा। आप ये मान के चलो, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ये अपने आप में अभी का समय है। अभी का समय है मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट है, मतलब इस पॉइंट पर हुए गए सारे काम वो प्रेजेंट में माने जाएंगे।
लेकिन अब आपसे पूछ ले कि भैया जी पास्ट क्या होता है, तो याद रखना इस पॉइंट से पहले होने वाले सभी काम जो होंगे वो पास्ट के अंदर आएंगे। समझ पा रहे हो ना भाई, ये तो अभी वाला पॉइंट है ना, तो अभी के समय पे जो काम हो रहे हैं वो प्रेजेंट, और जो इस पॉइंट से पहले जो काम हो चुके हैं वो किसके अंदर आएंगे, पास्ट के अंदर आएंगे। और जो इस पॉइंट के बाद आने वाले काम होंगे, यानी जो इस पॉइंट के आगे आने वाले काम होंगे, उनको हम बोल देंगे मेरे भाई क्या, फ्यूचर के एक्शन। ठीक है, उनको हम क्या बोल देंगे, फ्यूचर के एक्शन बोल देंगे। तो कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आई कि जो काम या जो भी घटना अभी इस समय हुई है, अभी इस समय हुई है, तो वो हमारी प्रेजेंट में आती है। और कोई भी घटना अगर इस तरीके की है जो अपने आप में मेरे भाई कभी पहले हुई थी पास्ट वगैरह में, कभी पीछे हुई थी, तो उसको हम लोग पास्ट में कंसीडर करते हैं। और कोई चीज ऐसी है जो होने वाली है, अभी हुई नहीं है, बस उसकी संभावना है होने वाली है, तो ऐसी चीज को हम मेरे भाई फ्यूचर की कैटेगरी में रखते हैं। अब इनके भी ना पता है क्या है, इनके भी चार चार पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके जो टेंस होते हैं वो 12 प्रकार के हो जाते हैं। अब इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो मैं देखो एक के अंदर कंसीडर करूंगा, आप सभी के समझ जाओगे। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं इनके सभी के मिक्स करके बता रहा हूं आपको, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप ये मान के चलिए इन तीनों के अंदर वो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट के भी चार पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका इंडेफिनिट, इंडेफिनिट होता है। फिर आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर आपका परफेक्ट होता है। और फिर आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। अब इसमें हर एक टेंस की अपने आप में बहुत मेरे भाई ऐसे समझ लो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन कहां कौन सा यूज होगा ये हम लोग बहुत अच्छे से बात करते हुए चलेंगे। पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए जो बात मैंने यहां पे लिखी है कि टेंस जो होता है वो सेट ऑफ वर्ब्स होता है, और टेंस तीन प्रकार के आपके होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद हमने समझा कि भाई प्रेजेंट मतलब जो काम अभी हो रहा है या अभी हुआ है, और फ्यूचर मतलब जो काम फ्यूचर में कभी भविष्य में होने वाली कोई काम है तो वो आपका फ्यूचर होता है, और जो पहले कभी हो चुका है वो पास्ट होता है। अब हमने कहा कि इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये इनके चार पार्ट्स होते हैं, और ये तीनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके टेंस की संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो भाई इन चीजों को जरा नोट डाउन कर लेना अच्छे से आप, ठीक है ना भाई, इन चीजों को आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं जरा, चलिए 1 मिनट दीजिए जरा। चलिए भाई, तो हम अपनी क्लास में आगे चलते हैं, और अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, यानी कि सीधे सीधे अब हम उन चीज़ों पर आगे बढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने पहले कॉन्सेप्ट की, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि भाई वर्ब जो होती हैं उनको यूज कैसे किया जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट 1 है उसमें मैं आपको वर्ब को यूज करना सिखाऊंगा, वर्ब को यूज करना, ठीक है। हालांकि मैंने आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन बता भी दिया है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये इसलिए बताना चाह रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। देखिएगा मेरी बात को, मैंने आपको जैसा कि कहा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये मेरे भाई अपने आप में प्रेजेंट को दिखाती है, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाए तो। ऐसे ही आपकी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ये पास्ट को दिखाती है। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो मेरे भाई जो थर्ड फॉर्म होती है ये आपकी परफेक्ट टेंस को दिखाती है, और जो आईएनजी वाली होती है ये किसे दिखाती है भाई, कॉन्टिन्यूअस टेंस को दिखाती है। अब ये तो चीज मैंने आपको पहले भी बता दी, लेकिन मैं आपको क्या यूज सिखाने वाला हूं वर्ब का, वो ये यूज है कि आपको जो ये वर्ब है ये कैसे आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो मेरे पॉइंट को जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं
वर्ब जो हमारी होती है वो दो तरीके की फॉर्म में होती है, एक तो सिंगुलर फॉर्म में और एक प्लूरल फॉर्म में। भाई वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल होता है जी मेरे भाई, जैसे आपका नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है वैसे ही वर्ब का भी होता है। बस सिंपल सा डिफरेंस बस इतना है कि दोनों चीजों में बस अपोजिट चीजें होती हैं। अपोजिट कैसे? जैसे आपने नाउन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर नाउन में हम एस या एस लगा दे तो वो प्लूरल बन जाता है, और अगर नॉर्मल लिखा हो तो वो सिंगुलर माना जाता है। लेकिन वर्ब के साथ ना उल्टा है। मतलब अगर वर्ब आपकी नॉर्मल लिखी हुई है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर वर्ब आपकी नॉर्मल लिखी हुई है ऐसे, तो इस केस में इस वर्ब को आप कंसीडर करेंगे प्लूरल वर्ब। कैसा कंसीडर करेंगे? प्लूरल। लेकिन अगर मान लो एग्जामिनर ने इस वर्ब के अंदर एस या फिर ईएस लगा के दे दिया, तो ऐसे केस में ये जो वर्ब कंसीडर की जाएगी वो सिंगुलर कंसीडर की जाएगी। तो आप कहेंगे भैया जी आप हमें क्यों बता रहे हैं, ये तो हमें पता है बात। बस मेरे भाई इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एसएससी इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछती है। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ब की बेसिक वाली जो फॉर्म होती है, जो बेस फॉर्म होती है, वो अपने आप में प्लूरल होती है, और जो एसएस वाली फॉर्म होती है वो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती है। अब आपको यहां से यह समझना है कि जितने भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ आने वाली जो वर्ब होगी ना वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, और जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आने वाली वर्ब कौन सी होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यह हमारे इस कॉन्सेप्ट का सबसे ज्यादा आधारभूत वाला हिस्सा है, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इस पे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो मेरे भाई इसको ध्यान रखना। अब कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, एक एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंने कहा प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अब मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि प्लूरल वर्ब क्या होती है और सिंगुलर वर्ब क्या होती है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन कौन से प्लूरल होते हैं? चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है, हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं आपको गिनाता हूं, अगर कोई भी नाउन आपको दे रखा है तो मोस्ट ऑफ केस में आप कोशिश देखना, अगर उसमें एस या एस नहीं लग रखा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। अच्छा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आ गया। और देखो जैसे आपका मेरे भाई प्रोनाउन की कैटेगरी में आ जाओगे तो ही आ गया, आपका सी आ गया। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपका इट आ गया मेरे भाई। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। ऐसी आपका यू जो होता है वो दोनों के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में भी ये बात बताई थी कि जो यू होता है वो आपका सिंगुलर की तरह भी काम करता है और प्लूरल की तरह भी काम करता है। तो इसी वजह से हम इसको यू को यहां पे नहीं रख रहे, क्योंकि उसके साथ हमेशा बेस फॉर्म वर्ब भी आती है, तो उसको हम यहां पे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए ये आपके सिंगुलर वाले जो वर्ड हैं वो होते हैं, आपका कोई भी नाउन हो सकता है या मेरे भाई आपके ये चीजें हो सकती हैं। तो आपको ये चीजें बिल्कुल अपने माइंड में गांठ बांध लेनी है अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेनी है ये चीजें। अब हम बात करते हैं क्या और भी होते हैं। वैसे तो देखो आपके और भी प्रोनाउन होते हैं, जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, ये भी सिंगुलर होते हैं ये, लेकिन ये आपके प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की तरह काम करते हैं। तो हमने नॉर्मली यहाँ पे ले लिए। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको याद भी होंगे क्योंकि मैंने प्रोनाउन चैप्टर ऑलरेडी कराया हुआ है, एडजेक्टिव चैप्टर भी कराया हुआ है, तो इसीलिए सारी चीजें मैंने पहले ही बता रखी हैं। बस यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो भी नाउन आपका नॉर्मल लिखा हुआ होगा वो सिंगुलर कंसीडर होगा। आपका ही, सी, इट ये भी सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ कभी भी अगर आपको वर्ब लगानी होगी तो मेरे भाई आप कौन सी लगाएंगे? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो ऐसे आईएस फॉर्म वाली आएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की। तो जो सब्जेक्ट हमारे प्लूरल होते हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो मेरी बात ध्यान से समझना। प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट आते हैं वो सबसे पहले मैं अगर कंसीडर करूं तो मैं यू को भी यहीं कंसीडर करूंगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं मेरे भाई बी होता है आपका, दे होता है। ठीक है, यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया। और अगर हम बात करें तो मेरे भाई आप दीज, दोज ये भी आपके प्लूरल होते हैं।
और अगर आप इसमें और भी इंक्लूड करें तो नाउन में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया, जैसे मान लो नाउन के अंदर आपने एस या फिर ईएस लगा दिया, तो ये भी आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट का काम करेगा और इसके साथ भी आपको प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब आप नोटिस करो इस यू पर कहीं पे लिख लेना कि भाई ये आपका जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है, ये चीज आप लिख लेना। लेकिन फिर भी इसके साथ आपको ये बात याद रखनी है कि कभी भी आपको वर्ब लगाने की जरूरत पड़ी तो आप बेस फॉर्म को ही प्रायोरिटी पे रखोगे। यानी ये सारे के सारे इसीलिए मैंने प्लूरल की कैटेगरी में लिख दिए हैं, क्योंकि इनके साथ वर्ब तो हर हाल में कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन अब यहां से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा ताकि आप मेरे भाई ये जो मैंने आपको इतनी यहां पे बातें बताई हैं, क्या आप इनको समझ पाए हैं? एक बार फिर से रिकॉल करा दूं। चलिए देखो, मैंने आपको बताया कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं और जो ऐसे आईएस वाली फॉर्म होती है उसको सिंगुलर कंसीडर करते हैं। अब आपको बेसिक सी बात ये याद रखनी है कि प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, जैसे नाउन अगर आपका नॉर्मल दे रखा है तो सिंगुलर है, ही सी इट ये भी आपके सिंगुलर है। लेकिन अगर मान लो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जैसे आपका यू हो गया, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों की कैटेगरी में होता है, बी हो गया, दे हो गया, या नाउन में एस या एस लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे प्लूरल की कैटेगरी में कंसीडर होंगे और इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल ही आएगी। और प्लूरल वर्ब मतलब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ गए ना? अब आ जाओ क्वेश्चन करो अब जरा तुम। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने लिखा ही राइट, फिर मैंने दूसरा लिखा दे रन्स। सिर्फ आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बतानी है एकदम ठीक से कि कौन सी आएगी कौन सी नहीं। रमन ईट, इट वर रेनिंग। ये पांचों एग्जाम्पल आपके लिख जाने चाहिए इसके साथ में, क्योंकि मैं इनको बहुत अच्छे से सारी बातें बताने वाला हूं इसमें आपको। ठीक है, अब मैंने लिखा यू इज डूइंग। अब मैंने इनमें पूरा नहीं किया है, आप ये मत मानना कि मैंने इनको पूरा कर दिया है, इसीलिए मैं देखो इसमें लगा नहीं रहा हूं। यहां मैंने फुल स्टॉप लगा रखा है क्योंकि ये सेंटेंस मैंने पूरा कर दिया है, लेकिन बाकी मैंने किसी भी सेंटेंस को पूरा नहीं लिखा है। आप नोटिस करो इसमें सारी की सारी जो वर्ब दे रखी है केवल ये वाली इंट्रांजिटिव वर्ब है, बाकी सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो मैं यहां पर भी लिख सकता हूं ऐसे करके फुल स्टॉप लगा के, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है और ये वाला बाकी मैंने इनकम्प्लीट लिखे हैं, क्योंकि मैं यहां पर आपको सेंटेंस नहीं सिखा रहा, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाते हैं। पूरी चीज मैंने सिखा दी है, बस अब उसको अप्लाई करके बताओ। तो आप नोटिस करो, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ही राइट, तो आप नोटिस करो भाई, अभी आपको बताया था ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, बट आप नोटिस करो ये वर्ब की बेस फॉर्म दे रखी है और मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब की बेस फॉर्म अपने आप में प्लूरल वर्ब होती है। तो मेरे भाई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, मतलब एस लगा दो, काम ठीक हो जाएगा। गलती थी? ठीक है। इसमें देखो दे आपको दे रखा है, तो भाई आपको बताया था दे कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये देखो नीचे लिखा हुआ है। तो अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो इसके साथ तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी ना, बट यहां पर तो ऐसे आईएस वाली दे रखी है और हमने क्या सीखा था कि ऐसे आईएस वाली जो फॉर्म होती है वो अपने आप में सिंगुलर फॉर्म होती है। तो मेरे भाई यहां एस नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, तो दे रन बोलेंगे नॉर्मल। अच्छा, रमन ईट, तो मेरे भाई रमन तो किसी का नाम है और मैंने कहा नाम मतलब नाउन, और नाउन आप देखो कैसा लिखा हुआ है, नॉर्मल किसी का नाम दे रखा है, तो भाई इसमें ऐसे आईएस तो वैसे ही नहीं लगा सकते और ऐसे आईएस नहीं लगा सकते मतलब ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, तो एस या ईएस लगाना पड़ेगा, यानी एस लगा दो, ठीक हो जाएगा। सेम इसमें देखो कह रहा है इट वर रेनिंग। भाई आप मुझे बताओ, यहां पर इट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, आपने इसके साथ यहां बर लगा दिया। देखो बर ऐसा नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ नहीं सकता है, वो आएगा, लेकिन इमेजिनेशन के केस में वो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आप ये मान के चलो जनरल केसेस में अगर आप देखोगे तो इट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो कि देखो मैंने यहां लिख भी रखा है। तो भाई इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी बर नहीं आएगा, वॉज आएगा, तो इट वॉज रेनिंग बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखो यू। अब यू के बारे में क्या बात बताई थी, याद करो, मैंने कहा था जो यू होता है ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम करता है भाई।
अगर ये दोनों का काम करता है, मैंने आपसे फिर भी कहा था कि भाई चाहे ये सिंगुलर का काम कर रहा हो या प्लूरल का काम कर रहा हो, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मैंने कहा यू हैव टू डू योर वर्क। अब यार मुझे क्या पता मैं कितने तुम की बात कर रहा हूं, आपको अपना काम समय पे करना चाहिए। यू हैव टू डू योर वर्क ऑन टाइम। अब मुझे क्या पता मैंने कितनों से बोला, जो कहने वाला मैंने तो बोल दिया ना, लेकिन आप तो डिसाइड नहीं कर पाओगे ना कि मैंने कितने लोगों से कहा है। तो यू जो होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब इसको हम डिसाइड तो कर नहीं पाते, लेकिन जब ऑल वगैरह इसके साथ लग जाता है, जैसे ऑल ऑफ यू, तो हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि ये प्लूरल के सेंस में ही काम कर रहा है। तो इस केस में आप मेरे भाई किसी भी कीमत पे, चाहे वो सिंगुलर काम कर रहा हो चाहे प्लूरल काम कर रहा हो, आप इसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। आपको प्रायोरिटी पे जो वर्ब रखनी होगी, हमेशा जो आप बनाएंगे वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बनाएंगे। यानी ये नहीं आएगा, इसके साथ आएगी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी आर। तो आर लगाएंगे आप इसके साथ, इज नहीं लगाएंगे, इज गलत हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर की तरह काम कर रहा हो चाहे प्लूरल की तरह। तो मेरा जो पहले कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी चीज समझाने का जो प्रयास था, मैं कोशिश की है पूरी तरीके से आपका क्लियर करने की। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं, आप प्रैक्टिस में देखना कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी चीजों पे। आप कभी भी देखो, सीजीएल 2023 उठा के देखो, सीजीएल 2024 के प्री उठा के देखो, मैंने खुद सेट सॉल्व कराए हैं, आप देखो वो उसको उठा के कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? तो मेरे भाई पहला ही कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। ठीक है ना? चलो अब बहुत बढ़िया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी बेसिक चीज सीख ली है। अच्छा, अब आप कहेंगे भैया जी आप तो कह रहे थे इसमें एक एक्सेप्शन भी है, को वो भी बता दो। चलो भाई अब बात कर लेते हैं हम लोग, एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर। देखो, एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया नहीं, वो था आई। अब कई बार लोग क्या कह देते हैं कि भाई आई को प्लूरल कंसीडर कर लो। चलो भाई देखते हैं। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं पूरा पूरा एकदम ऐसे एकदम से हवा हवाई बात नहीं करने वाला इसमें, मैं पूरा लॉजिक आपको क्लियर करूंगा कि आई को हम प्लूरल क्यों नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, आई के साथ वर्ब का जो लॉजिक है वो आपके सामने पूरा क्लियर कर दूंगा। यानी आई को मैं बिल्कुल अलग से समझाने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो आप ये लिख लीजिएगा स्पेशल। और ये स्पेशल किसके बारे में है? आई के बारे में। ठीक है, अब समझो आई के बारे में बात समझो। पहले देखो आई होता क्या है। सबसे पहले मैं अगर आपको इसका छोटी सी बात बताऊं तो इसका जो मीनिंग आता है ना, वो मैं के सेंस में आता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैं कभी एक से ज्यादा हो सकता हूं? मैंने बोला मैं खाना खाऊंगा, तो भाई मैं खाना खाऊंगा, मैं एक ही हूं, मैं किसी कीमत पे ज्यादा नहीं हो सकता ना, मैं तो एक ही बंदा हूं ना। मैंने कहा मैं सेब खाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो मेरे भाई मैं अकेला ही हूं, और इसे मैं किसी भी टेंस में यूज करूं मैं अकेला ही रहूंगा। तो यहां पर आई को अगर कभी भी कोई व्यक्ति प्लूरल कंसीडर कर रहा है तो वो बात गलत हो जाएगी। आई हमेशा सिंगुलर ही होता है, तो आई रहेगा सिंगुलर ही, लेकिन इसके साथ वर्ब यूज करने का बहुत लोचा है। मतलब वर्ब आप इसके साथ जब यूज करोगे तो बहुत लोचा होता है। मैं आपको पूरा कंसीडर करता हूं, पूरी चीज बताऊंगा। देखो होता क्या है, इसके साथ तीन तरीके से वर्ब यूज होगी। कैसे तीन तरीके से होगी? देखो मैं बात करता हूं, तीनों तरीके मैं यहां पे लिखने वाला हूं। तीनों तरीके की वर्ब में आप ध्यान रखना बात को, तीनों तरीके की वर्ब में बात ध्यान रखना। देखो, एक तो आपको मेरे भाई इज आर एम में से चुनने की बहुत जरूरत पड़ेगी, बार बार इज आर एम में से, इसमें से चुनने की आपको जरूरत पड़ेगी। ऐसी अगर मैं बात करूं तो वॉज और बर में से आपको बार बार चुनने की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरा लॉजिक क्लियर करूंगा, फिलहाल बस इतनी बात दिमाग में रख लो, आई कभी भी मेरे भाई प्लूरल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति इसको प्लूरल कह रहा है तो भाई गलत है, फिर प्लूरल नहीं होता, होता सिंगुलर ही है। बस ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको पूरा फंडा क्लियर कर रहा हूं यहां पे। तो मैंने कहा कि आई के साथ जब भी आपको वर्ब लगाने की जरूरत पड़ेगी तो ये तीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। एक तो इज आर एम, एक मेरे भाई वॉज वर्ब वाला, और एक आपका हैज हैव वाला, हैज और हैव वाला। बाकी हैड तो देखो आप जानते ही हो, हैड तो ऐसा होता है कि भाई उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी के साथ आ जाता है वो तो। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है तो ये तो सभी के साथ आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हैज और हैव में, और विल शैल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका मैं फ्यूचर में लॉजिक क्लियर कर दूंगा आपके सामने। तो अब यहाँ पे इनमें हमें जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जो आई होता है,
आप कभी भी अगर इज आर एम में से अगर आपके लिए आई के लिए चुनना पड़े तो हमारे पास एक स्पेशल वर्ड होता है जो कि स्पेशली आई के लिए ही बना होता है, वो होता है एम। तो कभी भी अगर आपको आई के लिए इज आर एम में से कुछ चुनना पड़े तो मेरे भाई आंख मीच कर एम को चुन लेना, बाकी दोनों को उड़ा देना। चाहे वो सिंगुलर मान के चलो उसको, चाहे प्लूरल मान के चलो, मैंने पूरा लॉजिक क्लियर कर दिया है। कभी भी इज आर एम में से आपको आई के लिए चुनना पड़े तो मेरे भाई आंख मीच कर एम को चुन लेना, ठीक है। अच्छा, बॉज और बर में बहुत दिक्कत होती है। देखो, अगर मैं बात करूं, आप मेरे भाई आई के साथ बॉज भी लगा सकते हैं, बर भी लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे भैया हम तो फंस गए, आप तो कह रहे हो दोनों लगा सकते हैं, तो इसका मतलब तो बर लगाओगे तब तो ये प्लूरल की तरह कंसीडर हो जाएगा ना। गलत, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी। देखो मैं बताता हूं, असल में होता क्या है, जो आई के साथ हम वॉज लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ सकती है, ठीक है बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, आई के साथ जब आप वॉज लगाएंगे तो वो एक जनरल केस बनेगा, जनरल केस बनेगा यानी सामान्य बात होगी। लेकिन जब बात आप कंडीशनल की कर रहे होंगे, किसकी कर रहे होंगे मेरे भाई, कंडीशनल की जब आप बात कर रहे होंगे तो उस केस में मेरे भाई आप आई के साथ वॉज नहीं लगा सकते, फिर आपको केवल केवल क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा। तो अब दोनों बातें क्लियर हो गई, आई के साथ कब वॉज आएगा कब वर आएगा, क्या समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को। आई के साथ वॉज तब आएगा जब आप एक जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे होंगे, नॉर्मल की बात कर रहे होंगे, यानी पास्ट में नॉर्मल की अगर बात कर रहे हैं तो आप आई के साथ मेरे भाई वॉज लगाएंगे, वर्ब को प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। बेस फॉर्म को प्रायोरिटी पे रखते हैं ना वैसे, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अब बात करते हैं बर, तो बर आप तब लगाएंगे जब कंडीशनल की बात हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, हैज और हैव में से कैसे चुनेंगे, तो मेरे भाई फिर से वही बात मैंने कहा कि आई के साथ आप वर्ब में क्या रखते हैं, बेस फॉर्म को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। तो इसके साथ आप, ये सिंगुलर है जबकि इसके साथ हैज आना चाहिए, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, भाई हमने यही तो पढ़ा है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, हमने अभी पीछे यही तो पढ़ा। लेकिन आई एक ऐसा एक्सेप्शन है, इसके साथ ऐसी चीजें फॉलो नहीं होती हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा आपके सामने फंडा क्लियर कर दिया है, कभी भी आपको हैज और हैव में से आई के लिए चुनना पड़े, आंख मीच कर मेरे भाई हैव चुनना, क्योंकि इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, सिंगुलर होते हुए भी ये हैव लेता है अपने साथ। समझ पा रहे हो ना। तो याद रखना, इज आर एम में से चुनना पड़ेगा तो कभी भी इज और आर मत चुनना, एम चुनना। वॉज बर में दोनों आ सकते हैं, लेकिन जनरल स्टेटमेंट के लिए वॉज आएगा, कंडीशनल वाली के लिए बर आएगा। और हैज हैव में कभी भी अगर आपको चुनाव करना पड़े आई को लेके तो बस मेरे भाई हैव को आंख मीच कर चुन लेना। ये मैंने पूरा आपके सामने लिख दिया, और इस पर बेस्ड भी बहुत क्वेश्चन पूछती है एसएससी, तो ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो, तो अब हमने पूरा एकदम बढ़िया तरीके से ये सारा जो फंक्शन होता है इसका ये हमने सीख लिया है। अब हम लोग जो है वो मेरे भाई आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक तो मेरी ये स्लाइड नहीं चल रही है यार इसमें, डैम, एक मिनट दीजिए मुझे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग।